Hello everyone. In this video we are going to discuss tropical cyclones. So a tropical cyclone is a rapidly rotating storm system characterized by a low pressure center, a closed low level atmospheric circulation, strong winds and a spiral movement of thunderstorms that produce heavy rain. So there are a number of concepts inside this definition which we have to understand in this video. First of all, we'll answer what are cyclones. Along with that, the types of cyclones and what are tropical cyclones. After that, we'll look at where do they occur, and then when do they occur, how do they form, and some miscellaneous facts such as how they are named, and some questions like why do the Bay of Bengal, Gulf of Mexico, South China Sea have more cyclones than other bodies such as Arabian Sea and the oceans, etc. Right, so this is a very important topic and it's going to be very interesting. You have to pay attention as we'll try and understand the concepts related to tropical cyclones in detail. Alright, let's begin. Right, so first thing first, what are cyclones? ये cyclones आखिर होते क्या हैं? अब cyclone word से आपको समझ में आता है that it is something related to cyclic rotations. अब ये cyclic rotations क्या होती हैं? Cyclic rotation का मतलब है अगर कोई wind एक cyclic form में होता है in a circle तो उसको हम बोलते हैं ये cyclic rotation हो रही है. So this is basically the top view of a cyclone. अभी जो cyclic rotation है ये clockwise भी हो सकती है और ये anti clockwise भी हो सकती है. अब बात हो रही है सर्कल की साइक्लिक फॉर्मेशन की. अब मैथ्स में जब आप सर्कल पढ़ते थे तब आप देखते थे कि एक सर्कल का एक सेंटर होता है जिसके रिस्पेक्ट में सर्कल डिफाइन होता है. उसी तरीके से साइक्लिक फॉर्मेशन इस साइक्लिक स्टॉर्म का भी एक सेंटर होना चाहिए. सो बेसिकली दिस इज द सेंटर ऑफ द साइक्लोन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सेंटर ही डिफाइन करता है कि साइक्लोन कैसे बनेगा और कब बनेगा. सो बेसिकली ये साइक्लोन हैज़ अ लो प्रेशर सेंटर. अब लो प्रेशर क्यों है और ये कैसे बनता है इसको हम अभी आगे देखेंगे. इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. बस सही तरीके से पता होना जरूरी है, सही फ्लो में पता होना जरूरी है. अब बारी आती है कि साइक्लोन्स के टाइप्स क्या होते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स. अब जनरली हम साइक्लोन्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के साथ हम सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को भी क्लब कर देते हैं. और दूसरा टाइप होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं. इन दिस वीडियो वी आर बेसिकली कंसर्न्ड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. इफ यू वांट अ वीडियो ऑन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और द टेम्परेट साइक्लोन्स, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड विल मेक अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो. राइट, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में आपको दो वर्ड्स नोटिस करने हैं, एक तो ट्रॉपिकल और दूसरा साइक्लोन. If we try and define it, we could say that this is a cyclone, a cyclonic formation of winds which occurs in the tropical region. अब ट्रॉपिकल रीजन का एक्सटेंट क्या होता है. ट्रॉपिकल रीजन से हम बात करते हैं बेसिकली 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ. अब 23.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखता है. सो बेसिकली ये जो जेनिथ पॉइंट है, सन का जेनिथ पॉइंट, इसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए जब हम जाते हैं, इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री एंड देन साउथ टूवर्ड्स द 23.5 साउथ लैटिट्यूड. तो इस जेनिथ पॉइंट के एक्सटेंट को हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं. और इसी ट्रॉपिकल रीजन में आपको साइक्लोनिक फॉर्मेशन दिखेगी. सो बेसिकली साइक्लोन्स की जो फॉर्मेशन है इट इज रफली बिटवीन 5 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज. अभी 5 डिग्रीज क्यों है. ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टार्ट फ्रॉम 5 डिग्रीज. देयर इज अ रीजन फॉर इट. डोंट वरी, विल डिस्कस दिस इन दिस वीडियो इटसेल्फ. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की काफी सारे टाइप्स भी हैं. सबसे पहले है हरिकेन. नाउ हरिकेन्स आर फाउंड इन द अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन. उसके बाद है टाइफून. टाइफून्स आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन. अब नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के साथ साथ चाइनीज बॉर्डर पे जितने भी सी हैं सच एज ईस्ट सी, साउथ चाइना सी, वहाँ पे टाइफून्स देखने को मिलते हैं. देन द नॉर्मल साइक्लोन्स. ये नाम दिया गया है इंडियन ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन. देन देर आर टोर्नेडोज विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड फाइनली वी हैव विली विली विच इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया. अभी अलग अलग नाम दिए गए हैं साइक्लोन्स को, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को,
There are slight variations in intensity. There are different geographical locations for these tropical cyclones. आपको इनके नाम और इनकी लोकेशन याद होनी बहुत ज़रूरी है। अभी हमने बात की थी कि साइक्लोन्स में एक साइक्लिक फॉर्मेशन होती है, तो बेसिकली ये साइक्लिक फॉर्मेशन क्या है? अब एक सर्कल में अगर विंड्स फॉर्म हो रहे हैं तो सर्कल में मूवमेंट का एक डायरेक्शन भी होगा, आइदर इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज हमें देखने को मिलता है इन दी सदर्न हेमिस्फेयर और एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अभी क्यों होता है और कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की फॉर्मेशन को देखते हैं। नाउ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यू मस्ट बी नोइंग दैट द ट्रेड विंड्स डिफ्लेक्ट टू द राइट। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। Now those of you who do not know what is the Coriolis effect, please go to our Android app, the Civil Coursify Android app. If you don't have the app, you can download it from the Google Play Store and there you'll find the video on Coriolis effect. अगर आपको Coriolis effect पता है और अगर आपने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के ऊपर हमारी वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा that the trade winds and other winds such as the westerlies and polar easterlies, they deflect towards the right in the northern hemisphere. अगर दो विंड्स आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इफ दे आर डाइवर्जिंग टुवर्ड्स द राइट, तो ये बेसिक फॉर्मेशन क्या होगी? ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो द डायरेक्शन वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज होने के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि साइक्लोन्स में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है विच इज अ लो प्रेशर सेंटर। ये लो प्रेशर बहुत ही स्ट्रांग होता है एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, जिसकी वजह से दीज विंड्स स्पाइरल टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द साइक्लोन। और जैसे कि हम जानते हैं विंड्स ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसलिए लो प्रेशर में जाने के लिए कोरियोलिस इफेक्ट के साथ साथ ये एक स्पाइरल मूवमेंट होनी स्टार्ट होगी एंड दे विल स्टार्ट कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर। सो बेसिकली स्पाइरल मूवमेंट आया लो प्रेशर को चेज करते करते, उसके साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट, क्योंकि विंड्स डिविएट टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। सिमिलरली जब हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो हमने देखा था एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और कोरियोलिस इफेक्ट वाली वीडियोस में दैट विंड्स डिविएट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ देयर लाइन ऑफ पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अब क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर है और इस लो प्रेशर को चेज करने के लिए दे वुड स्टार्ट डिविएटिंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर, इसलिए ये फॉर्मेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी एंड व्हाइल चेजिंग द लो प्रेशर दे वुड स्टार्ट टू स्पाइरल अराउंड द लो प्रेशर। इसीलिए साइक्लोन्स का अगर आप टॉप व्यू देखोगे, दिस इज बेसिकली द टॉप व्यू। ये दोनों टॉप व्यू अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रिस्पेक्टिवली देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिलेगी और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इससे साइक्लोन के सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान लगने लग जाते हैं। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने स्पेशली डायग्राम बना के समझाया है। Now that we know the reason for the cyclic formation of the cyclones in the northern and the southern hemisphere respectively, let us look at the location of these cyclones all over the world. लेकिन लोकेशन पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए what are the factors that are responsible for the formation of the cyclones। उन फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोकेट करेंगे कि वर्ल्ड मैप में कहाँ कहाँ पर साइक्लोन्स होने चाहिए और कहाँ होते हैं। राइट, सो लेट अस लुक एट द फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन्स। सबसे पहला है कोरियोलिस इफेक्ट। अब हमने देखा कि साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए एक साइक्लिक फॉर्मेशन चाहिए, एक सर्कल में विंड की फॉर्मेशन चाहिए, जिसके लिए कोरियोलिस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज विंड डिविएट टुवर्ड्स द राइट एंड द लेफ्ट रिस्पेक्टिवली इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फेयर बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। अब हमने पहले देखा था कि 5 डिग्रीज से लेके 20 डिग्रीज तक आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। द रीजन फॉर दिस इज दैट 5 डिग्रीज से कम अगर हम लैटिट्यूड में जाएंगे, बिटवीन 0 to 5 डिग्रीज कोरियोलिस इफेक्ट बहुत कम रहता है और 0 डिग्रीज पे कोरियोलिस इफेक्ट बिल्कुल जीरो होता है। और इक्वेटर पे कोरियोलिस इफेक्ट जीरो होने की वजह से इक्वेटर पे आपको कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं मिलेंगे। 5 डिग्रीज से कोरियोलिस इफेक्ट एक ठीक ठाक रेंज में मिलना शुरू होता है अप अंटिल 20 डिग्रीज, बिकॉज हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करनी है और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए ट्रॉपिक्स में होना बहुत जरूरी है। इसलिए 5 to 20 डिग्री इज द ऑप्टिमम लैटिट्यूड रेंज फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक्स की, तो दूसरा फैक्टर होना चाहिए दैट इट शुड बी प्रेजेंट इन द ट्रॉपिक्स।
अब हालांकि ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री होता है और हम कहते हैं कि 5 to 20 डिग्रीज है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे अगर आपको ऐसा भी देखने को मिले दैट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर बिटवीन 5 to 30 डिग्रीज, तो दिस वुड नॉट बी रॉन्ग, बिकॉज हम एक रेंज की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 20 डिग्रीज से बाहर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। एक बफर जोन होता है, इट कुड स्ट्रेच अप टू 30 डिग्रीज, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस रेंज में जनरली आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। तीसरा फैक्टर, द थर्ड फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन्स इज वार्म वाटर टेम्परेचर। ये बात हम कर रहे हैं सी सरफेस टेम्परेचर की, सी सरफेस टेम्परेचर। अब वार्म वाटर टेम्परेचर का मतलब यह है द रेंज शुड बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेटेंट हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर साइक्लोन्स टू डेवलप एंड इंटेंसिफाई टू बिकम वेरी ह्यूज एंड कैटास्ट्रॉफिक। अब ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये 27 डिग्री सेल्सियस 50 मीटर की डेप्थ तक तो होना ही चाहिए, अप अंटिल द डेप्थ ऑफ 50 मीटर्स इन अ पर्टिकुलर वाटर बॉडी। और इस टाइप के टेम्परेचर को मेंटेन करने से एटमॉस्फेयर में एक अनस्टेबिलिटी रहती है, जिससे कि कन्वेक्शन और थंडरस्टॉर्म, जो कि एक फीचर है साइक्लोन्स का, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, वो मेंटेन किया जाता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। फोर्थ फैक्टर इज द रैपिड कूलिंग ऑफ एयर विद हाइट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कंडेंसेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन। इन सभी प्रोसेस को अभी हम देखेंगे when we understand how the tropical cyclones are formed. Fifth factor is high humidity. अब ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टू फॉर्म एंड टू इंटेंसिफाई, बिकॉज एक साइकिल जनरेट होना ऑफ कंडेंसेशन, एवेपोरेशन, इसके लिए मॉइस्चर बहुत सारा होना चाहिए, और मॉइस्चर आपको वाटर बॉडी के ऊपर मिलेगा, एक बड़ी सी के ऊपर मिलेगा। दैट इज वाई यू डू नॉट फाइंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर लैंड। लैंड के ऊपर आते आते दे डाई आउट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको वाटर बॉडीज में बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वो लैंड तक पहुंचते हैं कुछ किलोमीटर जाने के बाद, 50, 100, 150 किलोमीटर जाने के बाद दे डाई आउट, ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद सिक्स फैक्टर है लो अमाउंट ऑफ वर्टिकल विंड शेयर। अभी विंड शेयर क्या होता है? नाउ द विंड शेयर इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ विंड, आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब हम वर्टिकल विंड शेयर की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर विंड्स सी सरफेस पे बहुत तेजी से कन्वर्ज कर रहे हैं और यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन हो रही है, ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर वर्टिकल विंड शेयर ज्यादा नहीं होना चाहिए। The difference between the upper atmospheric wind and the lower atmospheric sea surface wind velocity should not be very high. अगर सरफेस पे एक विंड है और उससे बहुत ही तेज विंड अपर एटमॉस्फेयर में है, तो उससे क्लाउड फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगी, क्लाउड्स डिस्पर्स हो जाएंगे, तो साइक्लोन बन ही नहीं पाएंगे। साइक्लोन बनने के लिए अगर सी सरफेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, तो उसके कंपैरिजन में अपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा तेज विंड्स नहीं होने चाहिए, जेट स्ट्रीम टाइप कोई विंड नहीं होना चाहिए। Now seventh factor is the pre-existence of disturbance. पहले से कुछ disturbance होनी चाहिए, कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए, some conditions that would intensify the cyclone when the time is right. And last but not the least, the area of the cyclone formation would be the area of the ITCZ, the Intertropical Convergence Zone. जिसको ITCZ के बारे में नहीं पता है, go to our app and there you'll find a video about ITCZ. उसको अच्छे से देखो, अगर आपको पता है well and good, you can move forward with this video. अब ITCZ एरिया क्यों होना चाहिए? बिकॉज यहाँ पे आपको मिलेगा लो प्रेशर। ITCZ is nothing but a zone, a belt of low pressure throughout the globe, जहां पे सन का जेनिथ पॉइंट बनता हुआ आता है, विच इज वर्टिकली अबव दैट पर्टिकुलर लैटिट्यूड, और सन की डायरेक्ट रेज वहां पे पड़ती हैं, इसलिए ITCZ शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड देन टुवर्ड्स द साउथ एंड बैक टू 0 डिग्रीज इक्वेटर। एक पूरे साल की साइकिल में ऐसे शिफ्ट होता है। अब ITCZ की जब बात करें, दिस इज द ITCZ एरिया, नॉट एग्जैक्टली दी ITCZ। ऐसा नहीं है कि जहां एग्जैक्टली ITCZ होना चाहिए वहीं पे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे, ऑल्दो ITCZ एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है, इट इज एन एरिया, इट इज अ बेल्ट जो कि शिफ्ट होती रहती है इक्वेटर के ऊपर नीचे। लेकिन इस बड़े लैटिट्यूड की जोन में लो प्रेशर क्रिएट होगा और वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली ITCZ के ऊपर हमें नहीं बनाना है ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट। सो दीज आर दी फैक्टर्स। इन फैक्टर्स के बेसिस पे कहां पे साइक्लोन्स होने चाहिए वो हम देख लेते हैं।
राइट, सो वर्ल्ड के मैप में लोकेट करते हैं कि साइक्लोन जनरली कहाँ मिलते हैं और हमारे फैक्टर्स उसको कैसे कोरिलेट कर रहे हैं ये भी हम समझते हैं। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इससे ही आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, सो पे स्पेशल अटेंशन। अब ऑल्दो जब हम लोकेट कर रहे होंगे, आई मस्ट टेल यू, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमने सारे फैक्टर्स देखे हैं वो सब के सब जगह पे फिट होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 100% फैक्टर्स वैलिड हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स शुड सफिस फॉर एवरी लोकेशन। कुछ फैक्टर्स हैं, सी सरफेस टेम्परेचर एटसेट्रा, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन बाकियों को हम साथ साथ देखते हुए जाएंगे। हाँ, जहाँ पर सारे फैक्टर्स बिल्कुल सफिस होते हैं वहाँ पर इंटेंसिफाइड साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। उनकी वेलोसिटी और उनके मैग्नीट्यूड बहुत बड़े होते हैं और उनकी फ्लडिंग पावर बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक होती है। टोरेंशियल रेन, स्टॉर्म सर्जेस, ये सब देखने को मिलते हैं उन लोकेशंस में। राइट, तो हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो ट्रॉपिक्स को पहले देख लेते हैं। सो दिस इज द इक्वेटर। इक्वेटर के साथ साथ जब हम ट्रॉपिकल रीजन को देखेंगे, सो दिस इज रफली द ट्रॉपिकल रीजन। अब इस जोन में आपको ज्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं। द मेजर चंक ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज इन दिस जोन, 20 to 30 डिग्रीज अबव द इक्वेटर एंड बिलो द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर रिस्पेक्टिवली। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज द जोन ऑफ द 5 डिग्री बेल्ट, जहां पर आपको बिल्कुल भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को नहीं मिल रहे होंगे, बिकॉज 5 डिग्रीज तक कोरियोलिस इफेक्ट बहुत कम होता है और यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने के चांसेस बिल्कुल ना बराबर होते हैं। दैट इज वाई वी सेड दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म बिटवीन 5 डिग्रीज टू 20 to 30 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड। अब हमने कहा कि ITCZ एरिया होना चाहिए, तो दिस इज द जोन ऑफ द ITCZ। अलग अलग टाइम पे ITCZ फ्लक्चुएट होता हुआ इस जोन में जाएगा, एंड एज एंड व्हेन द ITCZ फॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर रीजन, वी कैन सी द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बीइंग फॉर्म्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब हम सी सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो बेसिकली एक सी बॉडी, एक वाटर बॉडी के ऊपर ही साइक्लोन्स बनेंगे। यू कैन सी दैट ऑल द साइक्लोन्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड आर ओवर वाटर बॉडीज। लैंड के ऊपर साइक्लोन्स नहीं पहुंच पाते हैं और पहुंचते पहुंचते दे डाई आउट। राइट, सो उसी हिसाब से हमने साइक्लोन्स के काफ़ी टाइप्स देखे थे। तो हरिकेन आपको जनरली यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन द अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड द नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन। टॉर्नेडोज आपको जनरली देखने को मिलेंगे इन द USA रीजन। टाइफून्स आपको देखने को मिलेंगे इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, इन द साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। यहाँ पे बहुत इंटेंस साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और साइक्लोन नेम यूज किया जाता है फॉर द इंडियन ओशियन अलॉन्ग विद द साउथ पैसिफिक रीजन। अब ऑस्ट्रेलिया के जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको जो साइक्लोन्स हैं इनको स्पेशली विली विली बोलते हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। नाउ आई नो दैट यू मस्ट बी वंडरिंग दैट दिस जोन, the South Atlantic Ocean and the Southeast Pacific Ocean, although it lies in the right zone, in the right area, but still we cannot see any particular tropical cyclone in this region. इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग सा रीजन है। इसको लॉजिकली भी आप समझ सकते हो। अगर आपको इक्वेटर सही से लोकेट करना आता है और आपको मैप अच्छे से याद है, यू कैन इजीली लॉजिकली से दैट व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट बीइंग फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट ओवर द पेरुवियन कोस्ट आपको यहाँ पर मिलता है पेरुवियन करंट, विच इज अ कोल्ड करंट, एंड सिमिलरली इस रीजन में आपको मिलेगा बेंगुइलास करंट, विच इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट। कोल्ड करंट होने की वजह से यहाँ पर सी सरफेस टेम्परेचर काफी कम होगा, विच इज वन ऑफ द रीजंस। Second reason is that as you can see here, the ITCZ formation is very close to 0 degree equator, क्योंकि यहाँ पे लैंडफॉर्म बहुत ज्यादा है, इसलिए ITCZ ज्यादा दूर जा नहीं पाता है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट अगर ITCZ इक्वेटर के पास में ज्यादा रहेगा, नियर 0 डिग्री इक्वेटर, तो हमने देखा था 0 to 5 डिग्रीज के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन पाते हैं, इसलिए इस रीजन में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन पाते हैं। So the ITCZ, the sea surface temperature, the cold currents, these are very important factors which do not allow tropical cyclones to form in this region. अब यहाँ पे आप एक और चीज नोटिस कर पा रहे होंगे that most of the catastrophic cyclones, the tropical cyclones, form over the eastern boundary of a particular continent or a country, which is basically the western region of the water body. अब ऐसा क्यों है? Now when the cyclones are being formed over this region because of the various factors that we have seen, these come under the impact of the trade winds, the easterlies. अब easterlies इनको पुश करेंगी towards the west, इसलिए ये सी शोर तक पहुंच जाएंगी, which is the eastern part of the continents. हालांकि ये वेस्टर्न कोस्ट पे भी मिलता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत कैटास्ट्रॉफिक वे में आते हैं वो जनरली इस रीजन में होते हैं जो कि ईस्टर्न पार्ट है ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। दैट इज व्हाई यू जनरली सी दैट द बे ऑफ बंगाल हैज मोर इंटेंसिफाइड साइक्लोन्स दैन द अरेबियन सी। सिमिलरली
the Gulf of Mexico, the South China Sea, they have very intensified cyclone formation. अब बारी आती है when do these cyclones occur? अब हमने अलग अलग साइक्लोन देखे हैं. सन की लोकेशन शिफ्ट होती रहती है टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द साउथ, बेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द अर्थ. इसलिए ये अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं सभी साइक्लोन्स की. नॉर्थ अटलांटिक में जून 1 से नवंबर 30 तक रहती है. पीक अराउंड सितंबर 10 के आसपास रहती है. नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में भी सिमिलर रहता है टू द नॉर्थ अटलांटिक. नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में जनरली ऑल ईयर राउंड देखने को मिलता है. इंडियन रीजन में अप्रैल टू दिसंबर देखने को मिलता है. सो देर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस फॉर साइक्लोन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज हाउ डू दे अकर. अब इतना तो हमें पता लग गया है कि लो प्रेशर इज द की टू द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन्स, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एंड दिस लो प्रेशर इज जनरली फाउंड इन द ITCZ रीजन, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन रीजन. हमें टॉप व्यू पता लग गया है दैट द ITCZ जनरली फॉर्म्स इन अ स्पाइरल मैनर. नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड द फ्रंट व्यू ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. नाउ सी सरफेस पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जनरेट होने की वजह से विच इज 27 डिग्री सेल्सियस एक लो प्रेशर बनता है. एंड दिस लो प्रेशर क्रिएट्स अ टारगेट फॉर द विंड्स टू कन्वर्ज अपॉन. So the winds converge over the surface from both the directions. और कन्वर्ज होने के बाद क्या होगा? कन्वर्ज होने के बाद इस लो प्रेशर पे मॉइस्चर पिक करते हुए जब ये विंड्स आएंगे दे वुड राइज अप. अब लो प्रेशर है, काफी वार्म रीजन है, विंड्स ने मॉइस्चर पिकअप कर लिया है, राइज होने लग गया है. नाउ व्हाइल राइजिंग अप दिस विंड विच हैज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, वाटर वेपर, दे वुड कूल डाउन. कूल डाउन होने की वजह से ये जो वाटर वेपर है ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे. अब वाटर ड्रॉपलेट्स बनने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू होगा विच वुड बी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जब ऊपर की तरफ फॉर्म होंगे इन दी वर्टिकल डायरेक्शन तो ये ट्रोपोपॉज तक पहुंचने के बाद दे वुड स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट, क्योंकि ट्रोपोपॉज से ऊपर क्लाउड्स नहीं बन सकते. अब क्योंकि वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, विच वुड लीड टू द रिलीज ऑफ अ लॉट ऑफ लेटेंट हीट. यहां पर काफी लेटेंट हीट जनरेट होगी. एंड लेटेंट हीट के जनरेट होने की वजह से दिस एयर वुड बिकम वार्म, और जो वार्म एयर होगा दैट वुड सबसाइड. तो यहां पर सबसाइड करेगा एयर इस छोटे से वॉइड में से, जो बीच में वॉइड बना है एयर के कन्वर्ज होने के बाद, राइज अप करने के बाद और फिर क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद जो बीच में वॉइड बना है यहाँ पे लेटेंट हीट इकट्ठी हो जाएगी और इस लेटेंट हीट को सबसाइड करना पड़ेगा एट दिस लो प्रेशर. और ये जो ट्रॉपिकल विंड्स कन्वर्ज होने के बाद राइज अप हुए थे दे वुड डाइवर्ज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स एंड इवेंचुअली दे वुड सबसाइड एट अ रिमोट लोकेशन. कुछ 200-250 किलोमीटर आगे जाके सबसाइड कर जाएंगे एंड अगेन इट वुड फॉर्म अ साइकिल. ये साइकिल चलती रहेगी और इससे ये इंटेंसिफाई होता रहेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन के इंटेंसिफिकेशन में लेटेंट हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउड फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉइस्चर सी से आता रहेगा, लो प्रेशर इंटेंसिफाई हो जा रहा है बिकॉज यहाँ पे लेटेंट हीट बनती जा रही है, वो सबसाइड कर रही है, ये और वार्म होती जा रही है एयर, जिससे कि और ज़्यादा मॉइस्चर राइज अप करने की कंडीशन बन रही है. एंड दिस विंड इज गेटिंग सर्कुलेटेड, जिससे कि क्लाउड्स फॉर्मेशन बनती जाएगी और ये बहुत बड़े क्लाउड्स होते चले जाएंगे. तो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ये क्लाउड्स इतने बड़े हो जाएंगे दैट इट वुड बिकम अ फुल्ली फ्लेज्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट कैन मूव अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेड विंड्स, द ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज. अब इस वॉइड का एक स्पेशल नाम है. दिस वॉइड इज जनरली नोन एज द आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इसके चारों तरफ जो वॉल बन रही है दैट इज नोन एज द आई वॉल. आई वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई वॉल के पास में जो विंड्स हैं, जो क्लाउड्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाइड होते हैं और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं. जब भी साइक्लोन लैंड के ऊपर पहुंचता है तो ये आई वॉल वाले रीजन से ही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है. बाकी रीजन से बारिश होती है लेकिन इस रीजन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है बिकॉज जब ये विंड राइज अप कर रहा है इस रीजन में, व्हेन दी ट्रेड विंड्स हैव कन्वर्ज्ड एंड व्हेन दे आर राइजिंग अप, तो इस लो प्रेशर के पास में ये स्वर्लिंग शुरू हो जाती है, ये साइक्लिक फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. इसीलिए जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ये साइक्लिक फॉर्मेशन दिखती है. द टॉप व्यू लुक्स समथिंग लाइक दिस एंड द फ्रंट व्यू लुक्स समथिंग लाइक दिस. अगर आपको बहुत ही समराइज्ड वे में समझना है, द विंड्स आर ट्राइंग टू रीच द लो प्रेशर एंड व्हेन दे रीच द लो प्रेशर दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ज इन अ वे दैट दे राइज, एंड व्हेन दे राइज दे आर ट्राइंग टू कैच दिस लो प्रेशर बाय मूविंग इन अ साइक्लिक फॉर्मेशन.
तो लोअर एटमॉस्फेयर में कन्वर्जेंस हो रही है और अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्जेंस हो रही है। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होने की वजह से यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, स्टॉर्म सर्जेस बहुत ज्यादा होंगे और वायलेंट विंड्स होंगे। स्टॉर्म सर्ज क्या होते हैं? बेसिकली जब विंड के इम्पैक्ट में सी लेवल राइज होना स्टार्ट होता है, इट फॉर्म्स अ स्टॉर्म सर्ज। और ये जो सी लेवल राइज हुआ है, इसकी वजह से कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो जाती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लैंड के ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत देर लास्ट नहीं कर पाते, बिकॉज वहां पर आपको लेटेंट हीट नहीं मिल पाएगी, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन जितना क्लाउड है वो उतना ही बारिश करने के बाद दे वुड डिसिपेट, और डिस्पर्स होने के बाद और नए साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं बन पाएगी। इवेंचुअली दी आई वुड डाई आउट, और अगर आई खत्म हो गई है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन भी खत्म हो जाएगा। Now this is the perfect example of a tropical cyclone. As you can see here, this is the eye. सेंटर में साइक्लोन की फॉर्मेशन में जो वॉइड बना है, यहाँ पे बिल्कुल काम रीजन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। और इसके चारों तरफ जो वॉल है, दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट, दिस इज द आई वॉल। और उसके बाहर बाहर पे जो स्पाइरल में बनता जा रहा है क्लाउड फॉर्मेशन, दिस इज द साइक्लोन, द ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब एक क्वेश्चन जनरली आता है that how the tropical cyclones are being named all over the world. Now the tropical cyclones are named by various warning centers to provide ease of communication between forecasters and the general public. अब कोई confusion ना हो, इसलिए एक set pattern है जिसके बेसिस पे tropical cyclones को नेम किया जाता है। एक टेबल तैयार की जाती है जिसके बेसिस पे tropical cyclones को नेम किया जाता है। जो भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं जहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली आता है, वो सब एक टेबल क्रिएट करती हैं कि अगले साइक्लोन का नाम क्या होने वाला है, चाहे वो उस रीजन में कहीं पर भी आए। ऐसे फिक्स्ड नेम्स की एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है, एंड एज एंड व्हेन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर इन दैट रीजन, उसको वो फिक्स नाम दे दिया जाता है। Right, so this was the entire concept of tropical cyclones. I hope that you understood the concept really well. अगर कोई भी आपको डाउट है, please write it down in the comment section and we'll be happy to help. Meanwhile, those of you who do not have our Android app, please download the Civil Coursify Android app from Google Play Store. It is absolutely for free, and you'll find loads of content in the form of videos, courses, topics, PDF notes, current affairs, news articles. All right, have a nice day. Thank you. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app, and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.